78 1978 79 की होगी, एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है। स्थान कौन सा था अयोध्या में? लखनऊ आता है। लखनऊ है। डेट ऑफ क्रोनोलॉजी हमको याद नहीं है कि कब कब किस मकान में रहे। ये मालूम है कि वो सबसे पहले कहाँ रहे, उसके बाद कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर जी, जब जी। दोबारा अयोध्या आए हम्म, तो मैंने उस मकान को भी देखा जो पंडाराम किशोर के मकान में जी। स्वर्गद्वार में रहे। हाँ। उसके बाद वहाँ से वो वहाँ चले गए, क्या नाम, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, सरदार जी के यहाँ रहने। मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद और आज मैं हूँ परमादरणीय प्रोफेसर वी.एन. अरोड़ा साहब के आवास पर। वी.एन. अरोड़ा साहब यानी श्री विश्वनाथ अरोड़ा, जो अवध विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित महाविद्यालय साकेत अयोध्या में सैन्य विज्ञान के प्रोफेसर थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका जैसे बड़े अंग्रेजी अखबारों के पत्रकार भी थे, संवाददाता भी थे, और जिन्होंने भगवान जी अर्थात गुमनामी बाबा अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उन पर महत्वपूर्ण खोज की। नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका के माध्यम से उन स्थलों पर आपने भ्रमण किया जहाँ जहाँ पर उनके रहने के प्रमाण मिले उस समय 1985 में। तो आज मैं आदरणीय श्री वी.एन. अरोड़ा साहब के पास हूँ और उनसे ही निवेदन करता हूँ कि भगवान जी से जुड़ी स्मृतियों को या उनके विषय में उस समय आपने जो खोज की उन तथ्यों को आपके सम्मुख रखने हेतु मैं उनसे निवेदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर अरोड़ा साहब, सादर प्रणाम आपको। अनहद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार और आपके साथ साथ आपके जो दर्शक होंगे उन सभी को मेरा प्रणाम। अनहद जी, आज मुझसे ठीक 40 वर्ष पूर्व जो बातें सामने आई, घटना घटी जी। 40 वर्ष को मैं ये कह सकता हूँ कि अर्ध शताब्दी, निश्चित एक सेंचुरी का आधा हिस्सा, हाफ सेंचुरी के बाद 10 साल और जोड़ दें तो हाफ सेंचुरी हो जाएगी। लेकिन 40 साल का वक्त भी जो है, 40 वर्ष का वक्त, समय भी एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। 40 वर्षों के बाद उस विषय पर बात करने के लिए और मेरी जो स्मरण शक्ति है और जो मेरे मस्तिष्क के बैंक में जो चित्रित है उसको उतारने का प्रयास अनहद जी कर रहे हैं। तो इस संबंध में मैं सबसे पहले तो आपसे ये कह देना चाहूँगा जी जी कि मुझे इस संदर्भ में एक चमत्कारिक अनुभव ये हो रहा है जी कि 40 साल बाद मैं इस विषय पर किसी से बात करने जा रहा हूँ जी जी डॉक्टर। और मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये कल की घटना है। बिल्कुल। जो कुछ आज से ठीक 40 वर्ष पूर्व हुआ था, वर्ष 1985 16 सितंबर के बाद, वो सब कुछ कहीं लिखा नहीं है, मेरे सामने कोई लिखा हुआ नहीं है। मेरे लैपटॉप में जो मैंने स्टोरीज लिखी थी उनकी कॉपीज़ होंगी, कहीं पड़ी होंगी, लेकिन जो कुछ और कहीं कुछ नहीं लिखा है। मेरे पास कोई ऐसी पर्ची नहीं है, कोई ऐसी क्रमावली नहीं है
कि मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये चमत्कारिक अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल ही मैंने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लिखी थी हाँ इस मामले में, इस बिंदु पर, इस इशू पर। लेकिन इससे पहले कि मैं उन गुमनाम संत के बारे में कुछ शुरू करूं जी। और अनहद जी के प्रश्नों को विस्तार से या संक्षेप में सामने लाने का प्रयास करूं, मैं दर्शकों से दो बातों पर जी ध्यान देने का आग्रह करूंगा। जो पहली बात है, वो पहली बात कुछ कथन हैं, ऐसे कथन दर्जनों की संख्या में हैं, लेकिन मैं 2 ही 3 कथन अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा। अवश्य सर। अनाम संत ये कहा करते थे, पहला जो उनका महत्वपूर्ण कथन जी कि इस शरीर का नाम हिंदुस्तान के नागरिक रजिस्टर से काट दिया गया है, इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है। जी पहला। दूसरा उनका कथन, ये तो कथन हो गया हाँ जो मुंह से कहते थे, जी जी ये लिख के नहीं गए, लेकिन कहीं पर वो लिख कर गए हैं कि त्रिपुरी और वेलिंगटन स्क्वायर के बीच 1939 में जो कुछ घटा, अगर वो न हुआ होता तो इस शरीर का जीवन ही और कुछ होता, इस शरीर का जीवन ही और कुछ होता। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि वो व्यक्ति जो बिल्कुल रहस्यमय ढंग से बिना किसी की नज़रों में आए बियावान स्थान पर कई दशकों से हिंदुस्तान के विभिन्न भागों में रह रहे थे, वो व्यक्ति जिस दिन उनकी मृत्यु बताई जाती है, उस दिन के दैनिक अखबार में, उनको अंग्रेजी दैनिक अखबार पढ़ने का शौक़ था, वो उस दैनिक अखबार में, पायनियर अखबार था जिसको वो पढ़ा करते थे, क्योंकि पायनियर अखबार उनके सामानों में 1960 के बाद लगातार मिले हैं। उस पायनियर अखबार में जो समय अखबार बहुत बड़े आते थे, आज कल की तरह छोटे अखबार नहीं होते थे वो, आजकल जो उनका साइज बहुत दैनिक अखबार आते हैं बहुत बड़े साइज़ के होते थे, और वो कंप्यूटर प्रिंटिंग नहीं होती थी, उनकी मैनुअल प्रिंटिंग होती थी। तो उसके साइड में और उसके ऊपर और नीचे बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल सादा रहता था। उसमें वो व्यक्ति 16 तारीख के अखबार के, पायनियर अखबार के एडिशन में, जितना प्रथम पृष्ठ का जितना सादा हिस्सा था, उस हिस्से पर अंग्रेजी में, बंगला में पूरी अपनी हैंड राइटिंग भर गए। देखिए, अखबार है 16 सितंबर का, उसी दिन वो दिवंगत होते हैं शाम को। जिस दिन रात में वो दिवंगत हुए बताए गए, उसी दिन के अखबार में उन्होंने पूरी अपनी हैंड राइटिंग से जो मार्जिन्स थे, जो नीचे बॉटम था और ऊपर जो जहाँ सिर्फ अखबार का नाम लिखा रहता है, कम से कम वो 6 इंच की जगह रहती थी, उसमें पूरी उन्होंने अपनी राइटिंग बंगला में और अंग्रेजी में भर दी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेजी अगर लिखी थी तो रनिंग इंग्लिश भी लिखी थी और कैपिटल में भी लिखा था। अच्छा।
और इसके साथ साथ बांग्ला में अंक लिखे थे और इंग्लिश में अंक लिखे थे। बांग्ला और इंग्लिश के अंक भी लिखे थे, न्यूमरोलॉजी भी लिखी थी इन्होंने, ताकि हर दृष्टि से जो राइटिंग है वो पूरी हो जाए। और इसका केवल एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था कि जिस व्यक्ति की भी ये हैंड राइटिंग है, जिस व्यक्ति ने भी ये लिखा है, ये पंक्तियाँ 16 सितंबर 1985 के पायनियर अखबार के इस पेपर पर जो कुछ लिखा है, वो व्यक्ति 16 सितंबर 1985 तक इस धरती पर रहा, यानी कि जो ग्रीन प्लेनेट जिसे हम कहते हैं, उस प्लेनेट पर वो मौजूद था। ये तीन बातें, तीन कथन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला मैंने आपको बताया कि पहला कथन, इस शरीर का नाम इस देश के नागरिक रजिस्टर से काट दिया गया है जी। इसलिए नाम नहीं बता सकता, इसलिए मेरा कोई नाम नहीं है, अनाम काटा जा चुका है। और दूसरी चीज़, 1939 में त्रिपुरी से लेकर वेलिंगटन स्क्वायर तक जो कुछ घटा, अगर वो न घटता तो जीवन का रुख ही दूसरा होता। इस शरीर के जीवन का रुख का मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइफ कुछ और ही होती है। और आपको मैं बता दूं कि त्रिपुरी मध्य प्रदेश में एक गांव है, जहां पर 1939 में कांग्रेस का महाअधिवेशन हुआ था, भारतवर्ष के कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनने के लिए। एक साल पूर्व 1938 में कांग्रेस के एक बड़े नेता, भारत माता के सर्वश्रेष्ठ पुत्रों में से एक श्री सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। एक वर्ष जब उनका कार्यकाल पूरा हो गया तो अगले कार्यकाल के लिए भी उन्होंने उम्मीदवारी की घोषणा कर दी थी। और ये चुनाव होना था मध्य प्रदेश के उस गांव त्रिपुरी में जहां कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, वहाँ महात्मा गांधी ने उनके नाम का समर्थन करने से इनकार कर दिया और एक उम्मीदवार खड़ा किया, जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे जी। श्री पट्टाभी सीतारमैया जी जी। वो महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे। तो उनको ये लगा था कि श्री सुभाष चंद्र बोस जी को कोई वोट नहीं देगा, और चूंकि हमारा नाम जुड़ा हुआ है पट्टाभी सीतारमैया से, तो वो अपने आप चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जब चुनाव हुआ 1939 में, उसका जब परिणाम आया तो सुभाष चंद्र बोस जी ने श्री पट्टारमैया को बहुत भारी अंतर से पराजित कर दिया। राइट, वो कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष चुन लिए गए। जी। तो त्रिपुरी और ये अनाम संत क्या लिख गए हैं? ये अनाम संत ये लिख गए हैं कि त्रिपुरी से वेलिंगटन स्क्वायर के बीच में जो कुछ घटा, यदि वो न हुआ होता तो इस जीवन का रुख ही कुछ और होता। तो घटा क्या? घटा ये कि महात्मा गांधी इस हार को पचा नहीं पाए और वेलिंगटन स्क्वायर में उन्होंने ये कांग्रेस का मुख्यालय था कोलकाता में, और इन्होंने वहाँ सभी कुछ दिनों के बाद सभी प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया और उनको
सहमत करा लिया, कि अधिकांश लोगों को सहमत करा लिया कि वे सुभाष चंद्र बोस जी के जो अध्यक्ष कार्यकाल में जो कार्य समिति बनी है, उस कार्य समिति से इस्तीफा दें। और उन्होंने कार्य समिति से इस्तीफा ले लिया। परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस जी ने भी इस्तीफा दे दिया। वो गए और जाके उन्होंने वेलिंगटन स्क्वायर में अपना कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई कि आपको ये 3 कथन कह लीजिए या प्रमुख चीज़ें आपको दर्शकों को ध्यान में रखनी है। एक और दूसरी बात मैंने कही थी, एक बात और बताऊंगा, वो ये कि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस जी भारत से पलायन कर गए थे, जर्मनी पहुंचे थे। जर्मनी के उस समय के जो शासक थे एडोल्फ हिटलर, उनसे कुछ सहायता की मांग की थी, लेकिन उन्होंने सीधे हस्तक्षेप करने के बजाय इनको कहा कि आप जर्मनी हिंदुस्तान की ओर नहीं जा सकता, आप जापान की ओर जाइए, जापान के पास जाइए, वो भी हमारे साथी हैं और हम आपको जापान भेज देते हैं। और इनको वहाँ भेज दिया। ये जापान पहुँचे। बहुत बड़ी स्टोरी है किस तरह जापान पहुँचे, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह जापान पहुँचे। 1.25 महीने की यात्रा सबमेरीन में, आधा रास्ता, उसके बाद फिर समुद्री यात्रा, अदला बदली, जापान से फिर ये आए और इन्होंने जापान ने इनकी मदद की। जापान ने मदद ये की मुख्य रूप से कि जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी हुई थी, तो भारत के कुछ लोगों ने नेम सेक के लिए बनाई थी, जिसमें कुछ वॉलंटियर्स थे। इनके आने के बाद उसमें वास्तव में सैनिक आ गए। आप पूछेंगे सैनिक कहाँ से आ गए? ये सब सैनिक ब्रिटिश सेना के हिंदुस्तानी सैनिक और अफसर थे, जिनको जापान ने पराजित करके युद्धबंदी बना लिया था। और वो जापान की सैनिक जेलों में रह रहे थे। उनको कहा कि अभी तक तो आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स की ओर से लड़ रहे थे, अब आपको ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि अपने देश को आज़ाद कराना है। और वो सभी खुशी खुशी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। सारे अस्त्र शस्त्र इंडियन नेशनल आर्मी को जापान ने मुहैया करा दिए, गोला बारूद मुहैया करा दिया, हर चीज़ दे दी। टेक्निकल सपोर्ट दे दिया, स्ट्रेटजिकल सपोर्ट दे दिया, एयर सपोर्ट दे दिया, नेवल सपोर्ट दे दिया, हर तरह का सपोर्ट जो एक सेना को मिलना चाहिए वो जापान ने दे दिया। और सुभाष चंद्र बोस जी को इस सेना का सर्वोच्च सेनापति घोषित करते हुए उसको स्वीकार्यता प्रदान कर दी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वयं भी सैनिक वर्दी पहन के INA की उस सेना की सलामी ली और उस सेना का नेतृत्व करते हुए जो ब्रिटिश सेना थी उस पर आक्रमण कर आगे बढ़ना शुरू किया। मैं इस बात को यहीं ख़त्म करते समय उस बात को लाना चाहता हूँ जो दूसरी बात का मैंने आपसे जिक्र किया। और अब आप खुद सोचिए, हमारे दर्शक खुद सोचें कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान पराजित हुआ, जर्मनी पराजित हुआ, इटली पराजित हुआ, तो 3 जगह जो पराजित देश थे उनके जनरलों को सज़ा देने के लिए मुकदमा चलाया गया।
यूरोप में न्यूरेमबर्ग में कोर्ट बनाया गया, जिसे न्यूरेमबर्ग ट्रायल कहा गया। और इधर साउथ ईस्ट एशिया में एक कोर्ट बनाया गया यूएस के एक क्वीन ऑफ द फ्लीट पर, एक पानी के जहाज़ पर जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो जापान के बंदरगाह पर जापानी सरेंडर के बाद स्टेशन था, उस एयरक्राफ्ट कैरियर को हासिल हुआ, जहाँ पर जापान के राजा जो सम्राट थे हिरोहितो और दूसरे जापानी जनरलों ने सरेंडर किया था। और न्यूरेमबर्ग में ट्रायल हुआ इटली और जर्मनी के लोगों का। और तीसरा कोर्ट जो बनाया गया था वो दिल्ली के लाल किले में बनाया गया था। दिल्ली के इस लाल किले में केवल उन लोगों का ट्रायल होना था जिन्होंने ब्रिटिश सेना के सैनिक रहते हुए जब प्रिजनर ऑफ वार बने और इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर लिया था और इंडियन नेशनल आर्मी की ओर से ब्रिटिश सेना पर अटैक किया था, उन लोगों का ट्रायल हुआ। ट्रायल शुरू हुआ। सुप्रीम कमांडर का नाम उसमें नहीं है, वहाँ सुप्रीम कमांडर सरेंडर कर रहा है जापान में। यहाँ इटली जर्मनी के कमांडर्स, सारे कमांडर्स सरेंडर कर रहे हैं। हिटलर ने चूंकि आत्महत्या कर ली थी, नहीं तो हिटलर भी सरेंडर करता। लेकिन आईएनए के जनरल्स जो हैं, चाहे वो सेना के जनरल हों, चाहे इंटेलिजेंस के जनरल हों, चाहे वो आर्टिलरी के जनरल हों, चाहे वो इन्फेंट्री के जनरल हों, चाहे आर्मर्ड कोर के जनरल हों, वो सारे के सारे आत्मसमर्पण करके अरेस्ट हो रहे हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन उसमें जो इंडियन नेशनल आर्मी का सुप्रीम कमांडर था, उसका तीनों कोर्ट में कहीं भी युद्ध अपराधी के रूप में नाम नहीं था। और इसी कारण लोग बहुत जो सुभाष चंद्र बोस जी के मृत्यु को, कि इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को कायहोकू में हो गई थी, उस पर जोर देते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहते हैं कि कोई हमें दिखा दे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस लिस्ट में वार क्रिमिनल के रूप में हैं। ये सोचने वाली बात ही, आप लोग सोचिएगा। अब मैं अनहद जी को कमान देता हूँ कि कुछ पूछें, क्योंकि बातें तो अभी शुरू ही नहीं हुई। इसमें सब जैसे आपने बताया अभी कि वार क्रिमिनल की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, इसलिए उनका ट्रायल कहीं नहीं हुआ। तो चूँकि 18 ये तो ट्रायल उसके बाद शुरू हुआ ना? हाँ, इसके बाद उसके बाद शुरू हुआ था। हाँ। और उसके पहले इनके विमान के दुर्घटना होने की कहानी कही जाती है। 47 में आज़ाद होता है जब भारत, उस समय बताते हैं कि वो आज़ादी के आदान प्रदान में वार क्रिमिनल के रूप में इनका नाम रखा गया, जबकि जो कि बाहर तो नहीं है, उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। उसका देखिए केवल एक प्रमाण है उसका। अब ये तो जो आपकी बात है कि कोई श्रेय लेना चाहे, हाँ, कोई उस काल का कोई व्यक्ति अगर श्रेय लेना चाहता है कि हमने उनका नाम या फला ने दबाव डाल के उनका नाम वार क्रिमिनल की लिस्ट में आने नहीं दिया, हाँ, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि नेताजी के निधन की जो 18 अगस्त 1945 की घटना है जी, उस पर संसार की किसी भी जासूसी एजेंसी ने उसको स्वीकार नहीं किया था, और उसको आपको भी स्वीकार नहीं करना चाहिए एक साधारण मनुष्य के रूप में, जी, पढ़े लिखे साधारण मनुष्य के रूप में। और न मुझे एक साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में न मुझे स्वीकार करना चाहिए और न ही मेरे दर्शकों को स्वीकार करना चाहिए।
अब आप पूछेंगे इसका कारण क्या है, जी। तो कारण मैं आपको बता दूं कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार 15 अगस्त को आधिकारिक रूप से ख़त्म हो गई। 15 अगस्त 1945 को आधिकारिक रूप से ख़त्म हो गई थी। जापान के सरेंडर के बाद साथ ही। हाँ, 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए जी। जब परमाणु बम गिराए गए, उसके बाद जापान ने 15 अगस्त को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। और जापान के आत्मसमर्पण के, क्योंकि हिटलर तो जर्मनी पे तो अप्रैल में ही कब्जा हो चुका था। हाँ। अप्रैल में ही 28 या 29 अप्रैल को उसने आत्महत्या कर चुका था। मुसोलिनी भी इसी समय में मार दिया गया था, वहाँ के लोगों ने मार दिया। हाँ, तो वो उसकी बात तो, क्योंकि यूरोप की लड़ाई तो ख़त्म हो चुकी थी। जी। लेकिन जापान अपने स्वाभिमान के चलते, अपनी संस्कृति के चलते बिना शर्त समर्पण के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका का दबाव था कि बिना शर्त समर्पण कर दे। और मैं आपको बताऊं कि 6 और 9 अगस्त को जो परमाणु बम, ये सब्जेक्ट से थोड़ा अलग हट रहा हूं मैं, 6 और 9 अगस्त को जो परमाणु बम गिराए गए वो ना गिराए जाते। अमेरिका कभी भी नहीं गिराता, चाहे युद्ध को 6 महीने साल भर जापान को और खींच लेता, जापान युद्ध को साल 6 महीने और खींच लेता, तब भी अमेरिका या यूरोप के जो देश हैं वो परमाणु बम नहीं गिराते। क्या कारण था गिराया उन्होंने? और परमाणु बम गिराने का कारण केवल ये था कि उस समय रूस में जो स्टालिन थे वहाँ के प्रमुख, नीयत बदल गई थी जी। क्योंकि विश्व युद्ध अमेरिका ने शुरू किया था, मतलब विश्व युद्ध में अमेरिका केवल इस उद्देश्य से उतरा था कि उसे हिटलर की तानाशाही और हिटलर ने जो यूरोप में क्रूरताएँ की हैं उसको समाप्त करना है, और यूरोप के जो देश हैं जिनको हिटलर ने कब्जा कर लिया है, जर्मनी ने कब्जा कर लिया है, उनको एक बार फिर से मुक्त करा के उनकी डेमोक्रेसी, उनका प्रजातंत्र उनको वापस कर देगा। और रूस जर्मनी का 1939 तक उसकी मैत्री संधि थी। जब रूस पे अटैक कर दिया जर्मनी ने, तो रूस भी अमेरिका के साथ हो लिया। तो तय ये हुआ कि हम अमेरिकन सेनाएं फ्रांस की ओर से बढ़ेंगी यूरोप की ओर, और रशियन सेनाएं जो हैं मॉस्को की ओर से यूरोप की ओर बढ़ेंगी। लेकिन जब ये लोग बर्लिन पहुँचे तो आधे बर्लिन में अमेरिका की सेना पहुँच गई थी, आधे बर्लिन में रूस की सेना पहुँच गई थी। जी। और जिन देशों से होती हुई आ रही थी उन देशों को रूस की सेना कब्जा करती जा रही थी, जबकि अमेरिकी सेना इसलिए नहीं आई थी कि हम यूरोप के देशों पे कब्जा करके इनको अपना उपनिवेश बनाएंगे, वो तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम इनको मुक्त करा दें। वहाँ की 6 और 9 अगस्त की बात है जी। और उसी समय रूस ने मंचूरिया की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। मंचूरिया वो जगह है जो जापान से सीधे नज़दीक है, चीन के बगल में मंचूरिया को कब्जा करने की कोशिश। उसने घोषणा कर दी कि हम मंचूरिया की ओर बढ़ रहे हैं। परिणाम उसका ये हुआ कि मंचूरिया के बाद वो जापान पे आ जाता है। अगर ये, क्योंकि उस समय तो सब मित्र थे, मित्र राष्ट्र थे, रूस ब्रिटेन और अमेरिका मित्र राष्ट्र थे, तो कैसे रोकेगा उन्हें? वो कहेगा आप उधर से जापान से लड़ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं जापान से लड़ने, तो जितना होता जापान पे रूस का कब्जा हो जाता। परिणाम ये हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे ट्रूमैन, उन्होंने डिसाइड किया कि रूस को रोकने का एक ही रास्ता है कि अब इस महाविनाश के बम का प्रयोग कर लिया गया। ये तो रही युद्ध की बात सर।
इसमें एक जो आपने बताया कि विमान दुर्घटना नहीं हुई थी, हाँ ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, है। हाँ वो देखिए बात देखिए कट गई थी, घूम गई थी, मैं बस 1 मिनट और लूँगा जी। आपका। हम आप सभी, मैंने कहा कि अनंत जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि 1945 का वक्त था, प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी, अखबार चल रहे थे, रेडियो गूंज रहे थे, बहुत पिछड़ा ज़माना नहीं था, बस टीवी नहीं था जी। मोबाइल नहीं था, दो चीज़ नहीं थी, टीवी नहीं था और मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, टेलीग्राफी थी, रेडियो था, सब कुछ था। आईएनए का सुप्रीम कमांडर 18 अगस्त को एक हवाई अड्डे पर उसका प्लेन क्रैश करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस खबर को 5 दिन तक किसी को नहीं लीक किया गया, किसी को नहीं बताया गया, संसार को नहीं मालूम था, भारत को नहीं मालूम था, अमेरिका को नहीं मालूम था, ब्रिटेन को नहीं मालूम था, रूस को नहीं मालूम था, सिर्फ जापान को मालूम था। इसका मतलब यही हुआ। 23 तारीख को घोषणा करता है और 23 तारीख को जापान के रेडियो से ये घोषणा की जाती है कि इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर श्री सुभाष चंद्र बोस कायहोकू हवाई अड्डे पर विमान उड़ते समय उनका विमान क्रैश कर गया और उनकी मृत्यु हो गई। बस ये डिटेल दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता। क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। 5 दिन इस खबर को रोके रखा गया। क्यों रोके रखा गया? क्योंकि 5 दिन में उन्हें उस जगह तक पहुंचना था जहां के लिए जापान के साथ मिलकर योजना बनी, और जहां उन्हें पहुंचना था उनके साथ 2 जापानी लेफ्टिनेंट जनरल्स थे और वो जनरल्स उनके साथ में थे। उन जनरल्स का भी कभी कोई यूएस के उस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ट्रायल नहीं हुआ। उनका भी इतिहास में पता नहीं चला वो कहाँ गए। जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सुभाष चंद्र बोस की सारी व्यवस्था इंडियन नेशनल आर्मी की, सुभाष चंद्र बोस की नहीं, सॉरी, इंडियन नेशनल आर्मी के सारे लॉजिस्टिकल सपोर्ट और गोला बारूद, पेट्रोल, हर चीज़ की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। इनकी सेना को विजय दिलाना आपकी जिम्मेदारी ये है। 5 दिन में केवल एक स्ट्रेटजिज्म था, एक नीति तैयार हुई थी कि 15 अगस्त चूँकि सरेंडर हो चुका था जापान का और सबको मालूम था सरेंडर के बाद सब जो है प्रिजनर ऑफ वार बना लिए गए थे, और प्रिजनर ऑफ वार के बाद में चूँकि बहुत बड़ी वार थी तो ट्रायल होगा, सज़ा होगी, फांसियाँ होंगी, और दी गई फांसियाँ न्यूरम्बर्ग ट्रायल में, और वहाँ फांसी दी गई और दिल्ली के लाल किले में भी फांसियाँ दी गई। लेकिन बाद में उस सज़ा को माफ़ कर दिया। उन्हीं में से कई जनरल, कई अधिकारी इन अनाम संत के साथ 16 सितंबर 1985 तक आने जाने, लिखा पढ़ी, पत्र व्यवहार, तार, इन सब से संपर्क में रहे। वही जनरल जो आईएनए के सर्वोच्च जनरल यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वही ये अनाम संत थे जिनको हम गुमनामी बाबा के नाम मैं अभी नहीं कहूँ, जानते हैं। मैं अभी नहीं कह सकता। नहीं सर, आपका कहना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आप तो बड़ी इसमें खोज किए थे उस समय, और मैंने जो बहुत सूक्ष्म खोज की, शोध किया, मैं तो पूर्ण आश्वस्त हूँ अपनी बुद्धि के आधार पर। मैं तो उनको यही मानता हूँ कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, और आश्वस्त आप भी हैं सर अगर आप इस चीज़ को कहेंगे। नहीं, ये तो जी देखिए, अभी तो आपने वार्ता शुरू की है,
अभी तो मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि हमारे दर्शक कुछ जानते ही नहीं। अच्छा सर, एक बात अभी बीच में आई थी, वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई है, वार क्रिमिनल वाली बात। तो वार क्रिमिनल का चूंकि कहीं लिखा पढ़ी में तो दिखता नहीं है, लेकिन हाँ। बच्चा बच्चा इस चीज़ को कहता है कि हाँ। वार क्रिमिनल थे वो। हाँ, देखिए बात वो इस रह पर गई क्या? कि मैंने शुरू की थी बात जी। लेकिन वो चूंकि अब ये इसमें इतने तथ्य हैं, जी। इतने तथ्य हैं कि ये आप समझिए, इन तथ्यों को सामने रखा जाए तो महीनों लग जाएंगे, इतने तथ्य हैं। हाँ। देखिए, जो वार क्रिमिनल्स की लिस्ट बनी थी उसमें इनका नाम वास्तव में नहीं था, क्योंकि वार क्रिमिनल की लिस्ट बनना शुरू हुई थी अगस्त के अंतिम सप्ताह में, और क्योंकि 23 अगस्त को जापान में रेडियो द्वारा ये घोषणा कर दी थी कि सुभाष चंद्र बोस जी जो आईएनए के सुप्रीम कमांडर थे, उनका वायुयान दुर्घटना में निधन हो गया है, तो नाम पर दुविधा थी। लेकिन उस समय जो सबसे बड़ी संसार की गुप्तचर एजेंसी थी वो ब्रिटिश सरकार की थी, अमेरिका की CIA नहीं थी। CIA का तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि उस समय संसार में कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ब्रिटेन धरती का 3/4 भाग जो था वो ब्रिटेन का गुलाम देश था, और इन इतने बड़े साम्राज्य को सुव्यवस्थित रखने के लिए उनकी गुप्तचर व्यवस्था थी। वो गुप्तचर व्यवस्था का नाम था MI6, और MI6 वो पहली एजेंसी थी जिसने इस बात की ओर संकेत किया कि जो ताएहोकू की वायुयान दुर्घटना बताई जा रही है वो गलत है, और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो एस्केप कर रहे हैं। ये शुरुआती दिनों में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ये डिक्लासीफाइड हो चुकी है, ये पेपर्स डिक्लासीफाइड हो चुके हैं। और उसके बाद इसी MI6 ने जब अपनी सरकार को ये सूचना दी कि नाम नहीं लिखा, ये लिखा कि जिस व्यक्ति की खोज की जा रही है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति एस्केप कर गया है उस व्यक्ति का पता चल गया है, वो व्यक्ति डैश 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 स्थान पर है। नाम नहीं लिखा? नाम नहीं लिखा। क्या किया जाए? आदेश दें। तो ब्रिटिश सरकार ने जो संबंधित अधिकारी थे, फॉरेन सेक्रेटरी, उनका उस पर 2 शब्द का नोट है कि वो जहाँ जिस हालत में है रहने दिया जाए, उसी स्थिति में रहने दिया जाए। अब एक बात मैं और करना चाहूँगा आपसे, दर्शकों को 2 बात और बताना चाहूँगा। एक अपने संबंधित है और एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। जी। तो पहले आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित बात बताता हूँ। जी। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में। एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र कमीशन बनाया गया। जी। और उसके पहले भी जो है वो लोकसभा वगैरह में लगातार डिमांड हो रही थी। उस डिमांड वगैरह को, उससे कुछ नहीं जब हो रहा था तो कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में मुकदमा, एक रिट फाइल किया और उस रिट की अच्छी पैरवी की। और चूँकि बंगाल का मामला था, बंगाल के हाई कोर्ट में हुआ, बंगाली स्वाभिमान का भी मामला था, पूरा एरिया बंगाली भाषियों का था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके सिरमौर समझे जाते थे। तो ऐसी स्थिति में
हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन को बहुत गंभीरता से लिया जी और गंभीरता से लेने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए उनसे संबंधित फाइलों को हाईकोर्ट को सौंपने का आदेश जारी किया। भारत के गृह सचिव को, भारतवर्ष के गृह सचिव को निर्देश दिया कि उनसे संबंधित जो पत्रावलियां हैं वो इस बेंच के सामने प्रस्तुत की जाए। कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, जब अगली कोई तारीख हुई महीने 2 महीने बाद, तो हाईकोर्ट ने दूसरा आदेश जारी किया। वही आदेश दोबारा भेजा। 3 बार हाईकोर्ट ने भारत सरकार को आदेश भेजा और जब तीसरी बार भी भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गृह मंत्रालय ने, तो भारत के गृह सचिव को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सशरीर सम्मन कर लिया कि आप स्वयं उपस्थित होइए अच्छा और ये बताइए कि हाई कोर्ट के निर्देशों का अनदेखी क्यों हो रही है। ये बताने के लिए उनको सम्मन कर लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, श्री कमल पांडे IAS भारत सरकार के गृह सचिव थे जी और अनाथ जी, आप तो पुलिस में रहे हैं, जी आप जानते हैं कि जो भारत सरकार में किसी मंत्रालय का सचिव होता है वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्य सचिव से भी उसका बहुत बड़ा दर्जा होता है। मतलब मुख्य सचिव जैसे के स्तर के प्रोटोकॉल के लोग उसके अंडर में कई श्रेणी नीचे होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पर। जी मतलब इतना सीनियर होता है वो अधिकारी और उन्हीं में जो सबसे ज़्यादा सीनियर बनता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है लास्ट में। श्री कमल पांडे उस डेट पर हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने एक एफिडेविट दिया। जो एफिडेविट मेरे पास तो नहीं है, कहीं अशोक टंडन जी ने उस एफिडेविट का जिक्र आपको दिया होगा या मेरे एक वीडियो में उन्होंने आप- किया है, मैं किया। इससे वार्ता कर रहा हूँ तो उसमें दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, सोचिए, बड़ी सोचने वाली बात है। जी एक व्यक्ति 18 अगस्त 1945 को सरकार मानती है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, सरकार ही मानती है, तभी उनको मरणोपरांत भारत रत्न देने का प्रस्ताव लेके आई थी जी उस समय की सरकार। हाँ मरणोपरांत भारत रत्न, 1998 में मरणोपरांत, मरणोपरांत जी यानी कि उनकी मृत्यु को स्कूल की किताबों में भी हम लोगों को पढ़ाया गया। हाँ हाँ वही आज भी जी आज पढ़ाया जा रहा है, नहीं जा रहा मैं नहीं जानता। हम लोगों को तो ये बताया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई। जी हमने भी सत्य मान लिया। तो एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में भारत सरकार का गृह सचिव एफिडेविट दे रहा है कि 3 बातें उसमें प्रमुख थी कि उनसे संबंधित पत्रावलियाँ जो हैं वो सामने नहीं लाई जा सकती, क्योंकि इससे कई मित्र देशों के साथ संबंधों पर निगेटिव असर पड़ेगा, संबंध खराब होंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इस संबंध में पत्रावलियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसका प्रकाशित होने पर या सामने आने पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर, चलिए यहाँ तक भी मान लिया, दोनों को मान लिया। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कही उसका अर्थ आप लोग निकालिए सब लोग। अच्छा तीसरी बात जो उन्होंने कही कि
उन पत्रावलियों में जो मौजूद है जो कुछ, उसके सामने आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यानी कि उनका व्यक्तित्व जो है वो जो इस समय चमक रहा है जी, वो धूमिल हो जाएगा जनता के खिलाफ। आप समझ रहे हैं? तो इसका अर्थ आप निकालिए, जो आदमी मर चुका है। इसका क्या अर्थ हो सकता है, क्यों वो ऐसा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के बारे में जो लोगों की भावनाएं हैं उस पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। मतलब आज अच्छी भावना है तो भावना उनके बारे में गलत हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सरकार हो सकता है अपने बचाव में ऐसा ना उन्होंने दे दिया है। बात उसने जो कहा बिल्कुल सही कहा। प्रतिकूल असर का मतलब एक जाबाज प्रतिकूल यही कि वो छुप के रहे, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियाँ थी, वो तो अलग चीज़ें जी, वो अलग चीज़ें। लेकिन अगर वो ये कहते कि वो अपने ही देश में अनाम व्यक्ति के रूप में रह रहे हैं और सुरक्षित हैं, ये तो मेरे ख्याल से सर सरकार का पक्ष मजबूत करने की बात है। हाँ। नहीं तो नेताजी जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से उनको मालूम रहा होगा, ये बातें जो हवा में तैर रही हैं कि जीवित या मृत जैसे भी पाए जाएंगे सौंपना पड़ेगा, ये बात रही होगी निश्चित रूप से। नहीं वो सब था। जिसके कारण वो छुप के रहे। देखिए मैं फिर यहीं पर स्पष्ट कर दूँ आपको जी, कि ये अनाम संत भारत सरकार की जानकारी में ही ढाई दशकों तक, हाँ, 2.5 दशक से अधिक यानी 25 वर्ष से अधिक भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों पे भारतवर्ष की सरकार की जानकारी में रहे, संरक्षण नहीं कहूँगा, जानकारी में रहे। उसका तो सबसे बड़ा प्रमाण आप हैं। और लगातार भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हाँ, चाहे वो आईबी हो चाहे रॉ, जी, उनके जो सर्वोच्च पदाधिकारी थे उनकी जानकारी में रहता था सर। उनकी जानकारी में और उनके संपर्क में रहे। मैंने कहा था कि 2 बातें बताऊंगा, हाँ, एक नेताजी के बारे में, जी, तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैंने ये बात बताई कि कमल पांडे का एफिडेविट है, हाँ, और उसी के बाद जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी हाई कोर्ट के ऑर्डर किया, हाई कोर्ट कमीशन का, और उसी ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में मुखर्जी कमीशन की घोषणा की। मुखर्जी कमीशन उसी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे बनाया गया। जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी जो सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस थे, उनके नेतृत्व में ये कमीशन बना। तो ये तो नेताजी के बारे में बात हो गई। और दूसरी बात मैं आपको अपने बारे में बता दूँ, जितना चूँकि मैंने इन्वेस्टिगेशन बहुत किया और चीज़ों को देखा, मैंने आपसे कहा ना कि तथ्य ऐसे हैं जिनको महीने भर तक सामने रखा जाए तो तथ्य समाप्त नहीं। आप समझ रहे हैं ना, मैं तो 2 ही 3 तथ्य सामने रख रहा हूँ जी। दूसरी बात अपने बारे में, हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल स्पष्ट बात कर दूँ कि अगर भारतवर्ष में किसी ऐसे पद पर मैं भी पहुंच जाऊं जहां हट चुकी हुई चीज़ को मैं उद्घाटित करने की शक्ति मेरे पास में हो, किसी ऐसे पद पर पहुंचूं जो इस देश की सबसे गोपनीय चीज़ हो, उसकी जानकारी तक भी मेरी पहुंच हो, मेरी सब जानकारी में आ जाए, तो भी मैं भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा सत्य उद्घाटित नहीं करूंगा
और इसको अर्ध सत्य बना रहने दूंगा। ऐसी मजबूरियां हैं और ऐसी वैधानिक बाध्यता भी कही जाएगी। हाँ, शपथ ऐसी ग्रहण के बाद ऐसी उन गोपनीयताओं का हाँ, गोपनीय अनुपालन करना हाँ, पड़ता है। जी जी। एक डॉक्टर साहब, सर अभी आपने कहा कि आईबी की जानकारी में वो रहते थे, तो मैंने कहा कि इसके प्रमाण सबसे बड़े आप ही हैं। जी मैं वहाँ पर आता हूँ। जी। आप भगवान जी से मिलने का उस समय प्रयास किए थे, जैसा कि पिछली वार्ता में आपने चर्चा की थी इस बात की। तो भगवान जी के पास से एक पर्ची आ गई कि मैं साधना में हूँ, कल 4 बजे आप आइए मेरे पास। अगले दिन आप अपने महाविद्यालय से घर पहुँचते हैं, तो आपके घर के सम्मुख आपने बताया था कि एक जीप खड़ी होती है जिसमें से एक अधिकारी उतरते हैं, अपने को आईबी का डिप्टी एसपी या एडिशनल एसपी बताते हैं, आपके साथ बैठते हैं। वो कहानी मैं चाहता हूँ कि वो दर्शकों तक पहुँचे सर। वो क्या वाकया है, क्या प्रकरण है? इस घटना को जी मैंने एफिडेविट के रूप में ये जो जस्टिस जिनको मनोज कुमार मुखर्जी नहीं, ये दूसरे जो यूपी अच्छा, विष्णु सहाय आयोग। हाँ, जस्टिस विष्णु सहाय आयोग के सामने जी मैंने एफिडेविट के रूप में इस घटना को दिया था। हाँ। और उनसे अपेक्षा की थी कि आईबी से आप इस संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करें। जी। लेकिन उस एफिडेविट का और उस घटना का जिक्र ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट में नहीं किया। ये बात मेरे ख्याल से 79 की होगी। एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है। स्थान कौन सा था अयोध्या में? लखनऊ आता है। लखनऊ है। डेट ऑफ क्रोनोलॉजी हमको याद नहीं है कि कब कब किस मकान में रहे। ये मालूम है कि वो सबसे पहले कहाँ रहे, उसके बाद कहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर जब दोबारा अयोध्या आए तो मैंने उस मकान को भी देखा जो पंडा राम किशोर के मकान में स्वर्गद्वार में रहे। हाँ। उसके बाद वहाँ से वो वहाँ चले गए, क्या नाम, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, सरदार जी के यहाँ रहने। और ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के बाद जी वो सबसे ज़्यादा समय उनका लखनऊ कोठी में बीता। हाँ। और उसके बाद केवल अंतिम 1.25 साल उनके जी वो राम भवन, फैजाबाद राम भवन, और बाकी लखनऊ कोठी में। और मेरे एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होते थे, वो आए थे, मेजर एसपी श्रीवास्तव उनका नाम था। ट्वीट्स के एग्जामिनर थे, अच्छा टेक्निकल एक्सरसाइजेज विदाउट कोर्स के। जी। तो मैं इंटरनल एग्जामिनर था। एग्जामिनेशन के बाद मैं उनको अपने आवास पर भोजन कराने के लिए लाया, तो वो अयोध्या के संतों की बात करने लगे। अच्छा। तो हमने कहा भाई देखिए, यहाँ अब आजकल तो महंत हैं सब, मैं संत के रूप में, वो संत से मिलना चाहते थे कि बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनका मैं किसी आध्यात्मिक पुरुष से मिलना चाहता हूँ जिसको कुछ आध्यात्मिक प्राप्ति हुई। और मैंने कहा देखिए, यहाँ तो महंत सब हैं और संतों को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, मैं आपको किसके पास ले चलूँ। लेकिन उसी समय मुझे ध्यान में आया कि मैंने एक संत के बारे में सुन रखा है जिनको पर्दे वाले बाबा जी कहा जाता है, और जिनके पास कुछ बहुत नामी गिरामी उनके शिष्य हैं शहर के। तो मैंने कहा चलिए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। वो दर्शन नहीं देते हैं, पर्दे के पीछे से बात करते हैं। मुझे भी उस समय तक नहीं मालूम था कि उनके यहाँ जाना प्रतिबंधित है जी। वही 5-6 लोग उनके यहाँ जा आ सकते हैं। तो मैं उनको अपने साथ बिठाकर लखनऊ कोठी पहुँचा, फिर दरवाज़ा खटखटाया
माता जी एक थी, एक वृद्धा थी, वो निकली, खिड़की खोल के पूछा उनका क्या है, बताया उनको, बंद किया, लौट के आई एक कागज़ और एक पेन लेके, जी। बोले इस पर अपना दोनों आदमी नाम लिख दो हाँ। और ये लिख दो क्यों आए हो, क्यों मिलना चाहते हो, पूरा पता लिखो, क्या करते हो। तो लिख दिया हम लोगों ने, पहला नाम मैंने उनका लिखा, जी। दूसरा अपना लिखा, उनका पता लिखा, अपना पता लिखा, और बस उसमें पर्पज भी लिख दिया, दर्शन एवं आशीर्वाद, ये लिख दिया। फिर वो पर्चा उनको दिया, फिर 5 मिनट बाद लौटी, खिड़की खोला और उनका कि ऐसा है कि बाबा तो अब जो भी उन्होंने कहा मुझे याद नहीं कि भगवान जी कहा उन्होंने या क्या कहा उनका, वो तो ध्यान में चले गए हैं जी। और आप ऐसा कीजिए कल 4 बजे आ जाइए। अच्छा। इस समय वो ध्यान में चले गए। हम लोग वहाँ से लौट आए और क्योंकि मेजर श्रीवास्तव का रिजर्वेशन था रात में ट्रेन से, अच्छा। तो वो तो रुके नहीं, वो चले गए। कहाँ से आए थे मेजर साहब? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। अच्छा। हम लोग पीजी कॉलेज जौनपुर आ गए थे। मैंने क्योंकि उनके बारे में कुछ मुझे जानकारी हो गई थी, नेताजी की दृष्टि से जानकारी नहीं हुई। अच्छा। एक आध्यात्मिक संत के की दृष्टि से ये जानकारी हो गई थी कि मैंने अयोध्या की सड़कों पे कई बार जो है वो डॉक्टर आर.पी. मिश्रा को और टी.सी. बनर्जी को पैदल चलते देखा। अच्छा। और ये दोनों हस्तियाँ इतनी बड़ी हस्तियाँ थी फैजाबाद ज़िले की कि जिनसे मिलने के लिए लोग घंटों लाइन में लगते थे। अच्छा। और जब ये निकलते थे अपनी गाड़ी में बैठे सन से निकल गए, किसी को पता भी नहीं चलता था। और ये अयोध्या में नंगे पैर, और इन दोनों व्यक्तियों से मेरा परिचय था। मैंने डॉक्टर आर.पी. मिश्रा से पूछा भी अच्छा। कि डॉक्टर साहब कैसे, तो उनका कुछ नहीं, अपने गुरुजी के पास आया था, तो उन्होंने एक काम मुझे बता दिया। तो हमने कहा पैदल आ रहे हैं, गाड़ी से आ जाते हैं? बोले नहीं, उन्होंने कहा पैदल चले जाओ, जाओ 2 मिनट का रास्ता। तो उससे ये कंफर्म हो गया कि ये लोग उन्हीं पर्दे वाले बाबा के यहाँ आते जाते हैं। अच्छा। और इससे ये कंफर्म हुआ, इससे ये संकेत मिला मुझे कि अब इतनी बड़ी शख्सियत जो है पर्दे वाले बाबा के निर्देशों का जो है आर.पी. मिश्रा और बनर्जी साहब पालन करते हैं। इस तरह के लोग पालन करते हैं कि उन्होंने कहा कि नंगे पैरों ऐसे ही चले जाओ, और वैसे ही चले आए वो पैदल। तो मेरे मन में आया कि ऐसे संत से एक बार मिलना चाहिए जी। तो मैंने ये डिसीजन ले लिया था रात में, कल मैं 4 बजे जो समय अपॉइंटेड आवर है इस पे उनसे मिलने जाऊँगा। इन्होंने कहा था कल 4 बजे आएंगे। माता जी माता जी। जी। इस समय बाबा, मतलब बाबा कहा या भगवान जी का मुझे हाँ हाँ हाँ। स्मरण नहीं, उनका कल जो है वो 4 बजे आइए जी। तो भेंट हो जाएगी, क्योंकि इस समय ध्यान में चले गए। रात में मैंने अपना डिसीजन लिया, अगले दिन मैं गया जी। मेरा एक बीएससी का एक क्लास था, जी। 2 क्लास थे मेरे, हाँ। मैंने उनको लिया, एक प्रैक्टिकल था वो किया। हाँ। उसके बाद मैं 2 बजे जी। सीधे अपने घर आ गया, आवास पे आ गया। अच्छा। और जब मैं अपने आवास पहुंचा तो मेरे आवास के सामने एक जीप खड़ी हुई थी। उस ज़माने में लोगों के पास गाड़ियां नहीं होती थी और जीप वगैरह जो है उस पर डीएम एसपी इस तरह के अधिकारी चला करते थे। पूरे ज़िले में 6, 7, 8 गाड़ियां इस तरह की होती थी। जी। जी। ब्रिटिशकालीन बिलीज की जीप थी। तो मैं स्कूटर खड़ा किया मैंने और मैं घर के अंदर गया। तो वाइफ से मैंने पूछा कि कौन है भाई, कोई आया है क्या?
तो मैं बता नहीं, वो एक तिवारी जी हैं, वो अपने को इंटेलिजेंस ब्यूरो का आईबी का अधिकारी बता रहे हैं, वो मिलने आए हैं। भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी, आईबी के नाम से वैसे ही उलझन में आ गया कि आईबी भैया मेरे दरवाजे पे क्यों आई है उस ज़माने में। हाँ हाँ। तो मैं सीधे उनके पास गया, बैठा, नमस्कार किया, मैं बैठा तो उन्होंने अपना परिचय दिया, NP तिवारी नाम बताया था उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई मैं यहीं ईस्टर्न यूपी में हेडक्वार्टर है मेरा, फैजाबाद में मैं पोस्टेड हूँ, और ईस्टर्न यूपी का मैं प्रभारी ज्वाइंट डायरेक्टर या कुछ बताया था। जी जी। ये 2 बजे की, एग्जैक्ट 2 बजे की बात है। हाँ मैंने उनसे कहा कि तिवारी जी कैसे आना हुआ? जी। अरे बोले कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही लोगों से मिलता रहता हूँ, हाँ और आप प्रोफेसर हैं, आपका बड़ा शहर में, मैं यंग था बिल्कुल, हाँ हाँ। तो बोले आपका शहर में आपके शहर में बड़ी ख्याति है कि बहुत अच्छे टीचर हैं आप, जी। और बड़ा ज्ञान है आपको, इस तरह की बात वो करते रहे। बोले ऐसा है कि आप पहले लंच ले लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल इत्मीनान से सिर्फ आपसे अपने आपसे ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने कहा आप भोजन करेंगे? बोले नहीं, मैं करके निकला हूँ। मैंने भोजन किया, आके बैठा, बोले कॉफ़ी पिलाइए, उनको कॉफ़ी पिलाई, और फिर देश दुनिया की इधर उधर बात होने लगी, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, फिजिक्स की, तमाम बातें। तो उसके बाद करीब 3:45 बजे के आसपास मेरी 2-3 बार निगाह जो है दीवार पे गई। अच्छा, दीवार घड़ी की तरफ। उस दीवार पे दीवार घड़ी लगी हुई थी, मैं बार बार 2-3 बार मैं घड़ी की ओर देख चुका था। तो तिवारी जी ने मुझसे कहा कि आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, आपको कहीं जाना है क्या? हमने कहा 4 बजे मेरा एक अपॉइंटमेंट है। अब समय भी देखिए वही कि 4 बजे मेरा एक अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा, तुरंत उन्होंने कहा, अरे वो पर्दे वाले बाबा से तो आपको मिलने नहीं जाना है। अच्छा। तो अब मैं चौंका थोड़ा सा। मैंने कहा आपको कैसे मालूम कि मुझे पर्दे वाले बाबा से मिलने जाना है? अरे बोले कुछ नहीं, मैं कल उसी सड़क से गुजर रहा था, लक्ष्मण किला जा रहा था, तो मैंने देखा कि उसी लखनऊ खाते के सामने आपकी स्कूटर खड़ी है। हमने कहा तिवारी ये बताइए कि मेरे स्कूटर से आपने मुझे पहचान लिया कि क्या आप मेरे स्कूटर का नंबर जानते हैं? ये बोले भाई देखिए ऐसा है, आप शहर के महत्वपूर्ण आदमी हैं, और आपकी इतनी ख्याति है, और स्कूटर वगैरह कितने लोगों के पास में, जिन्हें में 15-20 लोगों के पास में स्कूटर मोटरसाइकिल है, और हमारा तो काम ही यही है लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना जी। और फिर आपके बारे में कौन नहीं जानता है? तो आपके स्कूटर से आपको पहचान लिया मैंने। हमने कहा नहीं बात कुछ और है पांडे जी, अरे तिवारी जी, आप जो है वो कुछ छिपा रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाँ। स्पष्ट कर दूं, मुझे उन्हीं से मिलने जाना है। पर्दे वाले बाबा से ही मिलने में जा रहा हूँ। उन्होंने 4 बजे का समय दिया है। तो बोले अच्छा पहले तो आप एक कप कॉफ़ी पिलाइए। अब इतना बड़ा अधिकारी मुझसे कह रहा हो, मैं मेरा कुछ समय और पास, उनका कहने का मतलब हाँ। काफ़ी बनेगी, आएगी तब तक कुछ समय और पास हो जाएगा। नहीं, मैंने तो इसलिए कॉफ़ी के लिए कह दिया कि अभी भी 10 मिनट बाकी था। हाँ कॉफ़ी हमारे यहाँ 2 मिनट बनती, हाँ। क्योंकि उस ज़माने में भी मेरे घर में अयोध्या में ये तो उन्होंने कहा ना कि हाँ। कॉफ़ी पिलाइए फिर हाँ, से। वही कॉफ़ी तो मेरे यहाँ 2 मिनट बन जाती। मैंने हाँ। इसलिए दोबारा कॉफ़ी के लिए उनको हाँ भर ली हाँ कि गैस मेरे घर में आ चुकी थी। जी। तो मैंने
कहा हाँ बताइए। तो बोले कि अरे आप इतने पढ़े लिखे आदमी, जीवाजी विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट, और इतने बड़े मतलब उन्होंने मेरी तारीफों के पुल बांधना शुरू किए। हाँ। इतने ज्ञानी, आपके ज्ञान का तो पता मुझे अभी पता चला जब आपसे मेरी पिछले कुछ देर से बात हो रही है। हाँ। इतना ज्ञानी आदमी, अब बाबा से मिलने जाएंगे। और कहाँ इस चक्कर में पड़ा हुआ है। आप ये तो नहीं समझ रहे हैं कि वो नेताजी हैं। हाँ। हमने कहा नहीं, हम नेताजी की वजह से नहीं जा रहे थे, हम तो इसलिए जा रहे थे कि वो एक संत हैं, बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं तो निश्चित रूप से उनमें कुछ होगा। अरे बोले आप भी, एक संत है, एक सन्यासी है, वो एक टूटे फूटे कमरे में बिना लाइट बत्ती के पानी के रह रहा है और अपनी साधना कर रहा है, किसी साधना में आया हुआ है। और अरे हमने कहा डॉक्टर आर.पी. मिश्रा ये वो, बोले भाई ये लोग 50 ठो मौत इनके मरीज होते हैं, मर जाते हैं, मौत देखते हैं घबरा जाते हैं। अच्छा। ये शब्द थे उनके। कि डॉक्टर लोग जो हैं तो ये समझ के कि हमारे ऑपरेशन से हमारी दवा से नहीं मर गया, हाँ। तो घबराए रहते हैं, तो आके संतों के चरणों में बहुत सिर झुकाते हैं। आप पढ़े लिखे आदमी, एक आदमी आया है बिना बिजली पानी के अपनी साधना कर रहा है, वो आपको बहला रहे थे। हाँ साधना करने दीजिए उसे। और उसके बाद उन्होंने 20 बातें, और उन्होंने साहब वो बैठ गए और 6 बजे तक रुके रहे, और मेरा ब्रेन वॉश उन्होंने ब्रेन वॉश कर हाँ। दिया और उस टाइम ओवर हो गया। नहीं, और ब्रेन वॉश करने में इसलिए सफल रहे वो हाँ। पांडे जी, जी। क्योंकि उस समय तक देखिए मैं चूंकि एकेडमिक आदमी था, जी जी। तो इतिहास की किताबें जो, जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि प्रिंट जो होता है, प्रिंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ। तो प्रिंट में जो छपा हुआ है उसी को हम लोग उस ज़माने में सत्य मानते थे। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि जो इतिहास की किताबें या जो हमें पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी गलत रूप में पेश किए जा रहे हैं। ये इसकी जानकारी भी नहीं थी हम लोग को। जी। तो जो हमको पढ़ा दिया गया क्लास में, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर हो गई। हमको पढ़ा दिया गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को काइहोकी हवाई अड्डे पर विमान क्रैश में मृत्यु हो गई। उसको हमने सत्य मान लिया था। अब 20 को जो पढ़ा था 6वें 7वें 8वें में, उसको 20 साल के बाद अस्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं था। तो ये मान नहीं सकते थे कि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई। कोई कहता तो हम उसको डांट के भगा देते। मैंने आपको बताया, कभी आगे बताऊंगा कि किस तरह डॉक्टर मलिक की वाइफ को आपने, हाँ, मैंने किस तरह बुरी तरह डांटा था, सिर्फ इसी बात पे, जब उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु हो गई है, उनकी बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन बाद में जो घटनाएं घटी, उस दिन तक तो मैं ये मानकर चल रहा था कि नेताजी जो पढ़ाया गया था मुझे, उस हिसाब से मान के चल रहा था कि वो 45 में जा चुके हैं। ये सब व्यर्थ की बात लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद जो घटनाएं हुई, जो चीज़ें, फिर वो आईबी के अधिकारी चले गए। उसके बाद वो आईबी के अधिकारी चले गए। उसके बाद आप कभी जाने का प्रयास नहीं? बताया नहीं, मेरा कोई ब्रेन वॉश कर दिया उन्होंने। ब्रेन वॉश इसलिए कर दिया, मैंने आपको अपनी स्थिति भी बता दी। जी जी। मैं बहुत साधारण व्यक्ति नहीं हूँ जी, कि साधारण बुद्धि का व्यक्ति। ब्रेन वॉश इसलिए कर दिया कि मेरे दिमाग में ये इतिहास में जो पढ़ाया गया था, उससे ये बैठा हुआ था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। क्योंकि उसके तुरंत बाद वो संत की, अनाम संत की एक संत है, वो पर्दे के पीछे बैठ के साधना कर रहा है, रोटी, जली हुई रोटी खाता होगा, पता नहीं क्या खाता होगा, बिना पानी बिजली के रह रहा है। इसका मतलब कोई साधना कर रहा है। और तुरंत ये बातें सब कहने के बाद वो सीधे नेताजी पे आ गए थे। अब नेताजी की बात करने लगे, और नेताजी
भाई अब जब नेताजी की बात होने लगी, उनका एक साहब इतना बहादुर व्यक्ति हाँ। जिसने महात्मा गांधी के कैंडिडेट को पराजित कर दिया, पट्टाभी सीतारमैया को 1938 में 1939 में जी। महात्मा गांधी का स्टेचर था। और महात्मा गांधी के ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया और उनके कैंडिडेट को पराजित करके ये आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया। ऐसा सूरवीर व्यक्ति जो ब्रिटिश सेना के चंगुल से निकलकर अफगानिस्तान होता हुआ जर्मनी पहुंच गया और संसार के उस समय के तानाशाह हिटलर, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, उससे आंख मिला के बात करने वाला, जी। जिसने एक सेना खड़ी कर दी और सुप्रीम कमांडर बन गया बिना ड्रिल किए। वो आदमी आप समझते हैं कि हिंदुस्तान में एक टूटे फूटे कमरे के अंदर छिप कर रहेगा? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, विवेक से सोचिए, बुद्धि से सोचिए। और आईबी के अधिकारी जो थे ये सब चीज़ें आपसे बताएंगे। हाँ, ये सब बता के 6 बज गया तब तो खैर आई गई, बात खत्म हो गई। फिर मैंने कभी अब चूँकि मैं खुद पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति था और ईश्वर को अपने आप में समाहित समझता हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ जी। तो इसलिए मुझे किसी से आध्यात्मिक ज्ञान लेने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता। जी जी। क्योंकि जो अध्यात्म है उसका सार मैं, हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अध्यात्म का सार मैं जानता हूँ। अच्छा, उसके बाद सर वो बात तो आई गई, उसके बाद हो गई, फिर उसके बाद फिर आप कब इस मैटर से जुड़े, नेताजी वाले मैटर से, और उसमें सक्रिय हुए, इतनी गहन छानबीन आपने की? अब आज बस एक ही बात बताऊंगा। हाँ। कि ये बात है 85? नहीं, जो आईबी वाली बात थी, आईबी वाली वही 78-79? उस बाद अयोध्या से मैं फैजाबाद आ गया। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं पत्रकार था तो मुझे उस ज़माने में जो टेलीफोन वगैरह भी तो था, तो उसमें 3 मिनट तक ही आप टेलीफोन पे कॉल कर सकते थे। हाँ। वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, आवाज़ नहीं आती थी। जी। तो फैजाबाद में मुझे एक सुविधा थी कि बड़ी बड़ी स्टोरी लिखने के लिए वहाँ के पोस्ट ऑफिस में टेली प्रिंटर था। अच्छा। तो हमारे अखबार में भी टेली प्रिंटर लगा था, तो मैं जीपीओ चला जाता था जनरल पोस्ट ऑफिस में, हाँ। और टेली प्रिंटर पे कब्जा कर लेता था और टेली प्रिंटर पे 2 घंटे बैठ के हाँ। 1000-1500 वर्ड की कोई स्टोरी लिख देता था। अच्छा। वहाँ फैजाबाद में जो फैजाबाद से हाँ। लखनऊ या दिल्ली, कहीं जहाँ भी स्टोरी भेजनी हो, जी जी। लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, हाँ। जिस अखबार में था मैं, हाँ। उनके जिस ऑफिस को भेजना हो जी। तो वहाँ टेली प्रिंटर से मैं भेज देता था। हाँ। वहाँ खट 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 कर के निकल जाती थी। जी। तो इसलिए मैं, और अयोध्या से मुझे जाने में तकलीफ हो तो मैं फैजाबाद शिफ्ट कर गया था। तो 1985 में फैजाबाद गई था, हाँ। जब इनाम संत की जब मृत्यु हो गई 16 तारीख को, हाँ। तो ये 17 तारीख की घटना है जो मिसेस मलिक वाली मैं बता रहा हूँ, जी। डॉक्टर मलिक की वाइफ हाँ, की। ये फिर कभी मैं आपको बताऊँगा। जी। क्योंकि मिसेस मलिक ने मुझसे 17 तारीख को कहा था कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई है और उनकी बॉडी वहाँ राम भवन में पड़ी हुई है। बहुत डांटा मैंने उन्हें। जी। मैंने कहा मैं इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था, हाँ। तो आपने फ़ोन करके मुझे बुलवाया, हाँ। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ कहाँ से आ गए? बोली कह रहे वो मेरे बगल में रहते थे। जब मुझे सरकारी बंगला नहीं मिला था हाँ। तो मेरे बगल वाला फ्लैट उनका था हाँ। राम भवन में, मुझे 6 महीने वहाँ रहना पड़ा था। तो एक बाबा उसमें रहते थे, उनकी वही नेताजी थे। तो हमने कहा ये बाबा वही तो नहीं है जो लखनऊ का कोठी में रहते थे? हाँ। बोली हाँ वही है। अरे हमने कहा उनको, मैं 10 साल से उनके बारे में सुन रहा हूँ, और कहा नेताजी आप भी क्या बात करती हैं? आपने बताइए, मैं तो कोई इम्पॉर्टेंट बात समझ के आया था, मैं मीटिंग छोड़ के यूनिवर्सिटी में आया हूँ। वहाँ रिसर्च डिग्री कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उसको छोड़ के आया था, तो मैं फिर वापस चला गया। ये 17 तारीख की घटना है।
जी 18 तारीख को उनका क्रिमेशन हो गया। 18 तारीख के 2-3 दिन बाद, मेरे ख्याल से 20-21 सितंबर की ये घटना होगी। 2-3 दिन के बाद मैं अयोध्या आया, स्कूटर्स था, अयोध्या में बाज़ार से मैं गुजर रहा था, तो मैंने सामने से देखा अयोध्या के जो तीर्थ पुरोहित, जिनको पंडा राम किशोर जी का नाम से जाना जाता था, जी वो चले आ रहे थे। बड़ी लहीम सहीम पर्सनालिटी थी उनकी, बड़ा अयोध्या में बड़ा सम्मान था। और जो ये पर्दे वाले बाबा के यहाँ, जिनको भी मैं पर्दे वाला बाबा कह रहा हूँ या नाम संत कह रहा हूँ, जी उनके यहाँ जो पहुँचने वाले 6-7 प्रमुख लोग थे, हाँ उनमें से ये एक थे। पंडा राम किशोर। तो मैंने स्कूटर रोक दिया, क्योंकि एक आध बात मैंने इनसे कहा भी था। जी ऐसा नहीं कि मैंने सुभाष चंद्र बोस के नज़रिए से नहीं देख रहा था, लेकिन उनको जो मैं ये सोच रहा था, जो आदमी इस तरह साधना कर रहा है, हाँ। जिसके पास इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, मतलब प्रभावशाली लोग जा रहे हैं, कुछ तो होगा आध्यात्मिक शक्ति उस व्यक्ति में। बिल्कुल हो सकता, उस समय युवा अवस्था थी मेरी, मैंने कहा कि हो सकता है कुछ कृपा दृष्टि मुझ पर भी पड़ जाए, जी जी कुछ ज्ञान, नाट कृपा दृष्टि ज्ञान, हाँ मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। जी तो एक दो बार मैंने पंडा राम किशोर से कहा था, पंडा जी हमारे पास, हमारे पिताजी के मित्र रह चुके थे, तो मैंने राम किशोर जी से कहा था, हमने कहा, उनको पंडित जी कहता था मैं, अच्छा मैंने कहा पंडा जी, वो पंडा नहीं थे, हाँ तीर्थ पुरोहित थे, अच्छा लेकिन वो पंडा के नाम से जाने जाते थे। मैंने कहा पंडा जी बताइए कि जरा सा मिलवा दीजिए हमको। पर्दे वाले बाबा से मिलवा दीजिए। हाँ क्या है बच्चा, वो भी इसी तरह का, अच्छा अरे एक ठो सन्यासी है, हाँ, साधु है, कहाँ मिलने जाऊँ। साधना कर रहा है, हाँ, हम तो देख लेते हैं कि खाने पीने कुछ व्यवस्था, और क्या, कहाँ। तो कई 2-3 बार तो, अब जब मैं उस दिन पंडा जी दिखाई दिए, तो स्कूटर रोक दिया मैंने, और मैंने उनसे पूछा कि रोक के कि पंडा जी वो पर्दे वाले बाबा तो रहे नहीं, सही है? हाँ, तो अब मेरा इतना पूछना था कि रामकिशोर मिश्र जी जो हैं, वो बिल्कुल भावुक हो गए, और उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू, और कुछ देर में ऐसा लगा कि वो कोलैप्स कर जाएंगे। हाँ, तो उनसे मेरा पारिवारिक संबंध था, जी तो अब मैं बहुत परेशान, मैंने स्कूटर से उतरा, स्कूटर खड़ा किया, और उसके बाद उनको पकड़ा उपड़ा, कुछ देर स्कूटर बिठाया मैंने उन्हें, लेकिन उनकी घिचड़ी बंधी हुई थी। हाँ, तो क्योंकि मेरे संबंध थे उनसे, इमोशनल रिलेशन था, जी मैंने कहा भाई इनको कुछ हो न जाए। तो जब वो कुछ थोड़ा सा संयत हुए, तो मैंने कहा अच्छा, उसे खड़े होइए, स्कूटर स्टार्ट किया, मैंने कहा पीछे बैठिए, बड़ी रहीम सहीम बॉडी थी उनकी, जी भगवान का नाम लिया मैंने कि स्कूटर चला लूँ भाई, उनको बिठा के मैं उनके घर पहुंचा, और लखनऊ कोठी के ही सामने से उनके घर का रास्ता जाता था। तो उनका घर था, कई कोठियाँ टाइप, बहुत बड़ा घर था, वहाँ सड़क पे स्कूटर खड़ा किया, तो बीच वाली सड़क के कोठी थी, उसी पे दालान वालान थी बहुत बड़ी, जहाँ वो बैठते थे, जी उस पर सहारा देकर उनको चढ़ाया 2-3 सीढ़ी, फिर वो बैठे, तब तक उनके घर से 2-4 आदमी आ गए। बड़ा उनका वो था, बड़ा मकान बहुत बड़ा, मैं गया था देखा। हाँ, उस समय तो बहुत ज़्यादा था उनका, जो कि वो थे, और बहुत अयोध्या के जितने स्नान घाट थे, उसमें से 1/3 घाट उनका था। तो तब तक लोग आ गए, तो पानी उनी मंगाया, हमने बताया, उनकी वाइफ भी आ गई, तो हमने बताया कि इनको जो है चक्कर आ गया था, परेशान हो गए थे। खैर मुँह हाथ धोया, तौलिया उलिया आया उनके लिए,
मुँह हाथ धो के बैठे, पंखा उनखा खोला गया। तो उसके बाद अपनी वाइफ से उन्होंने कहा कि बस बढ़िया चाय बना के बचवा चाहिए। तो चली गई। 2 आदमी उनको पंखा झलते रहे जबकि पंखा चल रहा था। जी। वो हमसे बोले, कहे आप इतने डिस्टर्ब हो गए? जी। तो फिर रोने लगे। आँख से उनके झरझर आंसू गिरे और उन्होंने कहा, बस वही एक सेंटेंस ऐसा था हाँ। जिसने मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि ये मामला कितना महत्वपूर्ण है और इस मामले के पीछे कितना बड़ा सत्य छुपा हुआ है। उन्होंने रोते रोते कहा कि अब क्या बताएं बचवा, जिस आदमी की अंत्येष्टि में 13 लाख आदमी होना चाहिए था, उसकी अंत्येष्टि में 13 आदमी मौजूद थे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? बोले हाँ सही कह रहे हैं। अब जब कौन थे? उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस स्वयं थे। अच्छा, राज खोल दिए जो आपसे कहते थे कि अरे संत है पूजा का। हाँ, हाँ। इसी वजह से। अच्छा, स्पष्ट बताया कि वो हाँ, नेताजी थे। हाँ। अरे हमने क्या आपकी? अरे बोले मैं 12 साल से उनकी सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर बनर्जी हैं, डॉक्टर आर.पी. मिश्रा हैं, डॉक्टर बी. राय। हमने कहा फिर उस पर हमने बातचीत उनसे नहीं किया क्योंकि उनकी, हमने कहा कि बड़ी रहीम सहीम पर्सनैलिटी है, कहीं हार्ट वार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। मैंने कहा आएंगे, फिर आएंगे। और कह के फिर हम चाय वाय पी के वहाँ से रात भर मैं सोया नहीं। बात गूंजती रही दिमाग में। 13 लाख नहीं, हमने कहा कि यार कुछ ठीक है। पंडा जी रामकिशोर जी ने हमसे कहा उनकी स्थिति और मेरी स्थिति में अंतर है, लेकिन उनकी स्थिति और मेरी स्थिति में अंतर होते हुए भी ये विशेषता है कि मैं सत्य को खोजूं। अगर वो सत्य को देख चुके हैं और वही सत्य है जो उन्होंने कहा जी, तो उस सत्य को मुझे अपनी दृष्टि से तलाश करना चाहिए, तलाश करना चाहिए जी। ये निर्णय लिया। और साहब फिर अगले दिन से मैं अपने खाली समय में मैंने पता करना शुरू किया। और जब मैंने पता करना शुरू किया तो ऐसी ऐसी बातें पता चली कि अब सब जो घड़ी की सुई थी वो एक ही ओर इशारा कर रही थी। उसके बाद मैं रामभवन पहुंचा तो रामभवन पे देखा 3 ताले लटके हुए हैं। तो मैंने वहाँ पूछा कि भाई ये 3 ताले क्यों लटके हुए हैं, ऐसा इस मकान में क्या है? तब वहाँ पता चला कि अंत्येष्टि के बाद जब शमशान घाट, मतलब शमशान घाट नहीं, गुप्तार घाट से जब डॉक्टर बनर्जी, डॉक्टर पी बनर्जी, डॉक्टर आर.पी. मिश्रा, बी. राय, रविंद्र शुक्ला, पंडा रामकिशोर जी और वो श्रीवास्तव जी, जो गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव जी, और ये सब लोग महात्मा शरण, ये सब लोग जब वहाँ से लौटे तो लोगों में आपस में कुछ तनाव हुआ कि इस कमरे में अब कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आर.पी. मिश्रा अपने हाथ में 3 दिन से कमांड लिए हुए थे, किसी दखल नहीं देने दे रहे थे जी। तो उनको भी रोक दिया कि आप भी इसके अंदर नहीं जाएंगे, ताला लगाइए। तो ताला लगा के
वो चाबी उन्होंने जैसे जेब में रखी तो लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों का भी ताला लगेगा। तो 2 ताले और मंगाए गए, वो भी जड़ दिया ये गया। पहला ताला किसने लगाया था? आरपी मिश्रा ने, अच्छा। वही लगा रहे थे। 3 मतलब उस समय 16 तारीख को जब उन्नानाम संत की मृत्यु हुई, जी। तो मृत्यु की घोषणा के साथ ही वहाँ जो कंट्रोल था वो आरपी मिश्रा साहब ने अपने हाथ में ले लिया था। उन्हीं ने घोषणा की मृत्यु की, और मतलब अपने से उन 5-7 लोगों के बीच में सबको बुला के, और किसी को अंदर नहीं जाने दिया, और रात में सबको वहाँ से कहा कि आप लोग जाइए, कल दिन में आ जाइएगा। मैंने कलकत्ते खबर करा दी, आप लोग जाइए, कल आइएगा। अगले दिन भी लोग आए तो उनको भी अंदर नहीं जाने दिया कि अंदर कोई नहीं जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण सामान अंदर है, कोई सामान इधर उधर हो जाएगा, ये है वो है, अंदर नहीं जाने दिया। लास्ट डे जब उनकी बॉडी बाहर लाई गई तो अंदर से वो आरपी मिश्रा साहब खुद लाए बॉडी को बाहर, टिकटी को उठवा के लाए राजकुमार के साथ। तो और उसके बाद उन्होंने भी नहीं बताया था कि कहाँ जाएगी। पहले कहा कि अयोध्या जाएंगे, और जब बॉडी रख दी गई, एक छोटी सी गाड़ी वाड़ी, पहले कैसे जाएगी क्या होगा बाकी लोगों को किसी कुछ नहीं बताया था। और जब उनका आप चलिए, कलकत्ते से कोई नहीं आने वाला, तो तीसरे दिन बॉडी पहले से वहाँ एक छोटी गाड़ी पिकअप टाइप की खड़ी हुई थी, उस पर बॉडी रखी गई। बोले आप लोग सब लोग इस गाड़ी के पीछे पीछे चलिए। और जो गाड़ी पहुंची वो अयोध्या शमशान घाट नहीं पहुंची, वो गाड़ी पहुंची गुप्तार घाट, जहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, और भगवान राम ने स्वयं वहाँ जल समाधि ली थी। वहाँ किसी का अंतिम संस्कार भी नहीं होता। ये तो अब ये है जिस चीज़ को, सेना की भूमि है वो। इस हाँ, तो इस चीज़ को मैं ही अगर आप कहें तो मैं ही समाप्त करना। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत समय दिया आज आपने, और इसके लिए मैं तो आपका आभारी हूँ ही। ये हमारे मित्रगण जो दर्शकगण हैं जो आपको देख रहे हैं, निश्चित रूप से वह भी आपके आभारी होंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई हैं, और बहुत चीज़ें अभी रह भी गई हैं। अनंत जी, मैं बता तो रहा हूँ जी, मैं तो अभी सिर्फ 2 ही नाम ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, अभी जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपने बताई थी, एक मेडिकल स्टोर वाला प्रकरण पिछली बार आप बता रहे थे। हाँ, और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे याद है। वो नहीं महत्वपूर्ण जो आपके लिए और दर्शकों के लिए वो नहीं है जी, वो अब शुरू हो रहा है। हाँ, जब राम भवन में 3 ताले देखने के बाद जी, मेरा क्या, मैंने क्या किया, हाँ, और मेरे उस प्रयास के बाद जो परिणाम निकला जी, वो क्या था। तो और ये जो परिणाम निकला जी, उसके बाद आगे कौन सी जिम्मेदारी मुझे तुषारकांति घोष जी ने दी, वो चीजें मैं आपसे पूछना हाँ, चाह रहा था। तो मैं संकोच कर रहा हूँ, काफी बड़ा है, और निवेदन भी करूंगा कि अगर कहे तो आज किया जाए, नहीं तो फिर किसी बैठक में ये चीजें लाई जाए। बैठक में इसको जी, इस अध्याय को जारी कीजिए, उसके बाद दूसरा अध्याय ठीक कम है। से कम ये 3 एपिसोड में बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल तब, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सही साहब, जानकारी मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका। और पुनः आपके मैं साथ- आपके दर्शकों को ये संकेत दे चुका हूँ, जी, ये कह के हाँ, कि उन्नानाम संत के जो तथ्य हैं, हाँ, उनके द्वारा और सरकारी द्वारा क्या इंगित कर रहा है। हाँ, और मैं भी ये संकेत दे चुका हूँ जी, कि अगर मैं भी इस स्थिति है, इस ताकतवर स्थिति में होता हाँ, हाँ, कि देश की समस्त फाइलें और समस्त नीतियाँ हाँ, मेरे नियंत्रण में होती, हाँ, तब भी मैं इस सत्य को अर्ध सत्य बनाए रखने के लिए विवश रहूँगा, और इसको उद्घाटित नहीं कर सकता। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, ये जो दर्शक मित्रगण हैं, ये आपकी बात को, आपका इशारा समझ रहे हैं। वो व्यक्ति था कौन, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन उनके बारे में किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए ये घोषणा कतई नहीं की जा सकती
कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उसका कारण भी बताऊँ, जानकारी वहाँ भी है लोगों को। हाँ, तथ्य के साथ कारण भी बताऊँ, जी जी। तथ्य के साथ कारण भी बताऊँ। तो निश्चित रूप से अगले वीडियो में ये बातें ठीक होंगी। बहुत आभार आपका डॉक्टर साहब, सादर प्रणाम आपको। सभी को।